गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। शुरू करें काम अपना। यस हाँ जी, लास्ट आई थिंक क्लोरीन का डिस्कशन हो रहा था आपसे कि क्लोरीन को बनाते कैसे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। मीथेन का हेलोजिनेशन करा के क्लोरोमीथेन बन जानी है, और इथीन या फिर ऐसे ढेरों हाइड्रोकार्बन्स हैं जिस पे क्लोरीन की रिएक्शन होने से उसके फर्दर क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स बन जाने हैं। कहीं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ रही है और किसी जगह पे एडिशन, वो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन है। भी आपने हाइड्रोकार्बन कैसा लिया हुआ है, ठीक है जी। बाकी आपके केमिस्ट्री एक्शन चैप्टर में चलते हैं, वहां से भी कुछ बातें ये लिखा हुआ है इसके अंदर। उसने कहा जी क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर। कारण क्या है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग इश्यू है। ये क्लोरीन प्लस वाटर से क्या बन जाना है, आप अच्छी तरह समझदार हो इस मामले में, डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है जी। और ये जो HOCl है ना, HOCl, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, हाइपोक्लोरस एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है और ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना, ये ब्लीच कर देगी कलर को। क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। वो जो हाइपोक्लोरस एसिड है ना, गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन आपके पास, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्लियर। और ये रिस्पॉन्सिबल होगी कलर उड़ाने में। ठीक है जी। तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं हम लोग किसको, HOCl को। इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन जी, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। मेरे ख्याल में इतनी बात तो क्लियर होगी आपको ना। यस चलो, क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस, ये तो बड़ा सिंपल काम हो गया। क्लोरीन जब एक, वैसे भी देखो ना बच्चे, इनोट ऑफ द फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन प्लस है, जिसको मैं कल भी बोल रहा था आपसे। दैट्स वाई ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, यहां ऑक्सीडाइजिंग एक्शन लिख सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज लिख सकते हो आप लोग ऑफ द क्लोरीन, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस फेरस, तो ये लिखा जी फेरस। ओजोन ने भी हरकतें की थी, आपको याद ही होगा। फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करना, सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट करना, ओजोन ने भी हरकतें की थी। SO2 को SO3 में, अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन हो तो फिर उसको H2SO4 में। शायद आपको याद होगा जब हमने H2SO4 का प्रिपरेशन किया तो H2SO4 SO3 बनकर ना ओलियम बना रहा था, H2SO4 कंबाइंड विद SO, फिर उसके बाद पानी मिला के उसको H2SO4 बना दिया। और यहां आपके पास आयोडीन है, तो इसको आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा कौन, आपका क्लोरीन वाटर। तो क्लोरीन वाटर एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन वाटर इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ब्लीचिंग एक्शन आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। कारण क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन, वो भी बताया जा चुका है। इट ब्लीचेस वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि क्लोरीन वाटर बहुत अच्छा काम करता है ना। क्लोरीन वाटर ने HOCl बनाना है, और वही HOCl का नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। देखो ना, जैसे इसने लिखा ना ब्लीचिंग एक्शन, एक बार फिर बता देता हूं इसको। दो स्टेप्स में सीखना आप लोग, मॉइस्ट क्लोरीन बोल दो या क्लोरीन वाटर बोल दो। पता है क्या हुआ, जो आपके पास क्लोरीन है वो पानी से रिएक्शन करके HCl HOCl बना गया, फिर यही HOCl फर्दर HCl नेसेंट ऑक्सीजन बना गया। तो इन्होंने पता क्या किया, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, इकट्ठा लिख दिया, इससे काट दिया, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके आपके पास इधर क्लोरीन रह गया, इधर वाटर हो गया, इधर 2HCl हो गया, इधर नेसेंट ऑक्सीजन है। तो मेरे लिए एक ही बात है, अच्छा है कि जो मैंने दो स्टेप लिखे हैं वही लिखो आप लोग, वो ज्यादा यूजफुल है। नहीं तो आपको लगेगा क्लोरीन वाटर से हो क्या रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, और वही डिसप्रपोर्शनेशन रिस्पॉन्सिबल है HOCl बनाने में, फिर आगे रिएक्शन हो रही है, आपको पता ही है। यस यूजेस पे थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना, सारे यूजेस हमने पढ़ा ही दिया आपको। वैसे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है
क्लोरीन विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, क्या कहा था आपको, ये इंपोर्टेंट की पावर 10 है, इंपोर्टेंट की पावर 23 है, ये रिएक्शन आपको बार बार मिलेगी। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट NaOH, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो आपको याद ही रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो ब्लीचिंग एक्शन का रीजन पूछ रहा, नेसेंट ऑक्सीजन है, अभी बताया था। टू पॉइजनस गैसेस व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड, वो यहां लिखी हुई है, एक तो आपकी फोस्जीन हो गई है, ठीक है ना। इसके अलावा मस्टर्ड गैस भी बड़ी खतरनाक गैस है, मस्टर्ड गैस ये एल्कीन चैप्टर में यूज होती है, एल्कीन चैप्टर में। पता है कैसे बनती है, लो बताई देता हूं मैं आपको। हम चलते हैं 11वीं क्लास में, मस्टर्ड गैस, ठीक है, इसको बनाने में आपने सल्फर मोनोक्लोराइड प्लस इथीन लिए 2 मोल, तो सल्फर प्रेसिपिटेट कर गया, और एक सल्फर पे दोनों तरफ, एक सल्फर पे दोनों तरफ CH2 ग्रुप लग गए, Cl ग्रुप लग गए, ये मस्टर्ड गैस है, बहुत खतरनाक जहरीली गैस है ये, पॉइजनस गैस है। फोस्जीन तो आप एक्सपर्ट ही हो, अगर याद हो तो क्लोरोफॉर्म से ऑक्सीडाइज होने से बनी थी फोस्जीन, आप में से काफी बच्चों को याद होगी। यस सर। चलो लो जी, आपका फेवरेट आ गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, सबसे पहले इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नेम है, फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, पूछने के चांस कम ही होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी वाले CBSE वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसीलिए आपको वर्ड टू वर्ड बात बताई मैंने। फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय GLAUBER, ग्लोबर, और पीछे भी नेम आया था इंडेवी का, उसने एलिमेंटल फॉर्म ऑफ क्लोरीन आइडेंटिफाई किया था, और इन भाई साहब ने आइडेंटिफाई किया ये हाइड्रोजन क्लोरीन के बने हुए, और सेम ईयर था 1810, अगर आप पीछे चेक करो तो क्लोरीन में भी। लो जी, प्रिपरेशन मेथड की बात कर ले, ये प्रिपरेशन मेथड ऑलरेडी आ चुका है, 4 प्रिपरेशन मेथड थे ना पीछे क्लोरीन के, उसमें जो सेकंड नंबर था ना, अगर आपको याद हो, आपने अगर हल्का सा भी रिवीजन किया हो, तो मैंने NaCl प्लस H2SO4, 2 स्टेप जरूर लिखने, बस क्वांटिटी बढ़ा दो, वैसे भी तो इसको इकट्ठा करके लिखोगे तो ये बन जाना, टू NaCl H2SO4 Na2SO4 टू HCl, बन गया जी। और इसको ड्राई करने के लिए एसिड में एसिड डाल दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहां आपके पास ड्राई HCl मिल जाएगी। जबकि अमोनिया का पानी उड़ाने में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूजफुल नहीं था, यस क्योंकि अमोनिया के साथ उसकी रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। लो जी, आपका फेवरेट टॉपिक प्रॉपर्टीज HCl की, तो जितना ज्यादा पढ़ लोगे बाकी सारी बातें सेम आने लगेंगी। जैसे अभी HCl के प्रिपरेशन को लेकर कोई बोधर ही नहीं है, क्लोरीन के सेकंड नंबर प्रिपरेशन के अंदर हमने HCl को बनाई NaCl H2SO4 से था, बाद में उसको MnO2 से ऑक्सीडाइज करा दिया, अगर आपको याद हो तो, यस ठीक है। कलरलेस, हाँ जी बिल्कुल, पंजेंट स्मेल की गैस है, लिक्विफिकेशन इजीली हो सकता है, मोलिकुलर वेट अच्छा खासा है ना, और मोलिकुलर वेट अगर ज्यादा हो तो लिक्विफाई करना इजी है, मोलिकुलर वेट ज्यादा हो, साइज बड़ा हो, है ना, तो उसको लिक्विफाई करना बड़ा आसान होता है। बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई इससे मना कर ही नहीं सकता HCl, और इसके Ka की वैल्यू देखकर तो आपको मजा ही आ जाएगा, 10⁻⁷, -7 तो आज तक सुने, ये भाई साहब 7 है। और सोचो आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में जब इस रिएक्शन को आप लिखते थे कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वाटर ने, और प्रोटॉन डोनेट किया HCl ने, यहां से प्रूव हो गया। यस सर। In aqueous solution is called hydrochloric acid. High value of dissociation constant indicate it is a stronger acid in water. अमोनिया से रिएक्शन करके, ये तो आपकी फेवरेट रिएक्शन है, क्लियर, रिएक्शन विद अमोनिया व्हाइट फ्यूम्स बनाता है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जब जाते हो ना आप लोग,
लेबोरेटरी में, तो वहां जीरो ग्रुप का मेंबर है अमोनियम, अमोनिया प्लस HCl इज इक्वल टू अमोनियम क्लोराइड, व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम बच्चों को सिखाते भी हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में, एक तरफ से अमोनिया रिलीज हुई, दूसरी तरफ से HCl रिलीज की एक ट्यूब लेकर, तो किस जगह पे अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। तो बच्चे समझ रहे होते हैं कि जस्ट अमोनिया एंड से दूर बनेंगे और HCl एंड के पास बनेंगे। अमोनिया तेज भागेगी ना, मोलिकुलर वेट कम है उसका, जिसका मोलिकुलर यस वेट कम है वो तेज भागती है गैस, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है। लो जी, अब एक्वा रेजिया की बात मैं ऑलरेडी लिख चुका था, इसने वहां मिस किया था एनसीईआरटी ने, मैं लिख चुका था, क्लियर। एक्वा रेजिया, 3 पार्ट्स ऑफ HCl, 1 पार्ट ऑफ HNO3, इन ने मिलकर मुझे क्लोरीन देना है नेसेंट। वो जो नेसेंट क्लोरीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसोल्व द गोल्ड एज वेल एज प्लेटिनम। गोल्ड को डिसोल्व कर लेगी ये, देखो HNO3 है, ये मिलकर HCl बना देंगे, ये HNO3 बना देगा, तो गोल्ड का AuCl4 माइनस, गोल्ड डिसोल्व हो गया, प्लेटिनम का PtCl6 माइनस 2। जबकि इन मेटल्स को HCl कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, लेकिन HNO3 कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, लेकिन एक्वा रेजिया इनका बहुत कुछ बिगाड़ देगा। और उसकी वजह क्या है? फ्री क्लोरीन, यस इसको नेसेंट क्लोरीन बोलते हो आप लोग। यस ये बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको पीछे HNO3 के अंदर, वहां एनसीईआरटी ने मिस की थी ये लाइन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेस सोल्ट्स ऑफ वीकर एसिड, ये तो रूल ही बना हुआ है, पीछे पढ़ा नहीं था हमने। वीक एसिड, वीक बेस का कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट हो, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कोई सोल्ट हो, तो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, वीक बेस बाहर, भूल गए शायद आप लोग, क्लियर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लो जी, हमने डाला Na2CO3 में, NO2CO3 है क्या? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सोल्ट, तो ये भाई साहब स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, ये वीक को रिलीज कर देंगे, या तो H2CO3 लिख दो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कार्बोनिक एसिड है, सेम हरकत H2SO3 को बाहर निकालना। कुल मिलाकर व्हेन वी वांट टू रिलीज द वीक एसिड फ्रॉम देयर सोल्ट्स, जब हम किसी भी सोल्ट से वीक एसिड को रिलीज करना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देना चाहिए, वीक एसिड बाहर हो जाएगा। सेम रूल हम पहले भी कर चुके हैं, बोलो जी। यस Yes, sir. यस इन पे थोड़ा नजर मार लेना क्वेश्चंस पे, और वैसे होमवर्क कर ही रहोगे आप लोग। लो जी, ऑक्सो एसिड्स ऑफ द हेलोजेंस, ध्यान से सुनना और समझना भाई। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, हेडिंग आ गई है ऑक्सो एसिड, और शायद आपको याद हो हम नाइट्रोजन वाले ग्रुप से ही ऑक्सो एसिड पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सो एसिड्स ऑफ द हेलोजेंस, तो पहली बात फ्लोरीन के बारे में बोले तो भाई साहब का एक ही एसिड है, आपको पहले भी बताया था HOF। क्लोरीन के HCl लो, HClO2, HClO3, HClO4, और मैं आपसे एक बात बोलूंगा, इन सब के नाम आपको इमीडिएटली याद कर लेने। HClO को बोलते हो हाइपो क्लोरस एसिड, और जो HClO2 है ना उसमें हाइपो हटा देना, क्लोरस रख लेना, सिर्फ क्लोरस एसिड। अगले वाले में इक लगा देना, क्लोरिक एसिड, और उसके अगले वाले में पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। आयुष सर इनके नाम बोले। हाइपोक्लोरस
हाँ जी, क्लोरिक पर क्लोरिक। ठीक है। मिस्टर अवनीश सिंह है। क्लोरिक, हाइपोक्लोरस, हाँ जी, क्लोरिक, हाँ जी, पर क्लोरिक, हाँ जी। और क्लोरस। चलो जपनूर। Hypochlorous, chlorus, chloric, and perchloric. ठीक होगी बात। हेमल। Sir, hypochlorous, chlorus, chloric, and perchloric. हरमिलन। Hypochlorous, chlorus, chloric, perchloric. शुभ कीरत। Hypochlorous, chlorus, chloric, perchloric acid. चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं जी उसी स्लाइड पे। ये जो HCl है ना, ये बस ऐसे ही बन जाना सिंपली HOCl। ठीक हो गया। दूसरा जो है वो HOCl डबल बॉन्डो या कोऑर्डिनेट बॉन्डो, ये HClO2 हो गया। अगला HOCl डबल बॉन्डो, ये HClO3 हो गया। फिर HOCl डबल बॉन्डो, ये HClO4 हो गया। कहीं भी परोक्सी बॉन्ड नहीं है, बस ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ गई, दैट्स वाई हमने इसको बोल दिया पर क्लोरिक एसिड। दूसरी बात, अगर इनका कोई एसिडिक नेचर फिक्स करवाएगा तो शायद आपको पता हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। कब तक? जब तक कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बराबर हो। ठीक है ना। तो इसका +1 है, इसका +3 है, इसका +5 है, इसका +7 है। तो विच वन इज वेरी गुड एसिड? HClO, then HClO2, then HClO3, then HClO4। वन मोर रीजन जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे साथ सीख कर आए हो, एक और बहुत बढ़िया रीजन। इलेक्ट्रॉन। ना 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 ना, वो तो कोई रीजन ही नहीं बनेगा यहाँ पे। दूसरा रीजन है HClO4 जब आयोनाइज होएगा तो उसका जो पर क्लोरेट बनेगा उसका जबरदस्त रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। इसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यस सर। इसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छा वाला ये एसिड कैटेगराइज होएगा। और साथ साथ में हम लोग अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर देख लें, इसमें मैं आपकी स्किल्स चेक करना चाहता हूं। कोई बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है? HCl। HClO की क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो अनस्टेबल, तो स्टेबल है ना। तो HOCl ये अनस्टेबल था, ब्लीचिंग में काम आ रहा है, वेरी गुड। HClO2, HClO3, HClO4 तो नखरे करेगा भाई। HClO4 बोलेगा मैं नहीं देता अपनी ऑक्सीजन, मैं तो स्टेबल हूं, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे। और अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, एक स्किल और चेक करते हैं जी आपकी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, व्हाट अबाउट द एसिडिक नेचर? मान लो मैं आपको HClO4, HBrO4, HiO4 दे रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर सबका सेम है, +7 +7 +7। फर्स्ट वाला अच्छा एसिड है अकॉर्डिंग टू अवनीश सिंह। क्यों भाई? वेरी गुड, यही लॉजिक है, यही लॉजिक है। जो जितना छोटा होएगा उसका ENC उतना इफेक्टिव होएगा, उतना इलेक्ट्रॉन्स को वो कोई रेजोनेंस देगा तो सब में बराबर है, कोई ऑक्सीडेशन नंबर देगा तो सब में बराबर है। अब बात फंस गई, लेकिन नहीं, जिसके पास लॉजिक होएगा उसको एनसीईआरटी कभी नहीं दे रही। क्लियर ना? नहीं तुम्हारे सिनॉप्सिस में लिखा गया ऐसी बात की ऐसे करके कंसीडर करो, नहीं नहीं, तुम्हें सीखनी पड़ेगी टीचर से कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम हो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेम हो, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो गया, बात फंस गई। आपने कहा नहीं नहीं, सबसे आसान काम दे दिया आपने। जिसका साइज छोटा है, जिसका ENC ज्यादा है, दैट विल बी द पावरफुल अट्रैक्टर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अच्छा एसिड बन गया, गुड है। लो जी, उसके आगे तो फिर फॉर्मेलिटी रह गई है। तीसरे नंबर पे ब्रोमीन, इसका HBRO भी बनेगा, HBRO3 बन रहा है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गया, साइज बढ़ गया था ना, HBRO4 बन गया। बीच वाला HBRO2 बन नहीं पाया उतना, और HBRO वैसे भी सारी दुनिया को पता अनस्टेबल ही है। आयोडीन के साथ भी यही हरकत हुई, HIO बन गया अनस्टेबल, HIO2 टिक नहीं पाया क्योंकि खतरनाक रेजोनेंस हो नहीं पा रहा, HIO4, और साइज भी तो लार्ज हो गए ना छोटों के साथ, जब तक रेजोनेंस भी सपोर्ट नहीं कर रहा, जब तक रेजोनेंस भी सपोर्ट नहीं कर रहा, साइज भी ऑक्सीजन और आयोडीन का डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो HIO2 को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, और ये दोनों अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Yes. लो जी, ये सारे स्ट्रक्चर बना दिए भाई ने। बस वो ना एसिडिक वैसिडिक कुछ लिखा नहीं है, मुझे सडन हम कितना ही रोक ले लेकिन हमें सिनॉप्सिस याद आता है फिर भी अपना ना, तो सिनॉप्सिस की सारी बातें लिखवा दी, एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है, किसको अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले, सेंट्रल अलग हो तो क्या करें, लेकिन लॉजिक बच्चों को पता था, ये बहुत अच्छा साइन है। अभी अवनीत ने बड़ा परफेक्ट सा आंसर दिया ना। सुनो, मेरे पास है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, पहली बात, टू डिफरेंट हेलोजन्स रिएक्ट टू ईच अदर, टू डिफरेंट हेलोजन्स when combined to each other, तो इंटर हेलोजेंस बनते हैं, पहली बात, ठीक होगी बात। नंबर 2, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, पता हो गया, दे कैन बी असाइन्ड जनरल कॉम्पोजिशन एज x x डैश x x 3 डैश x x 5 डैश x x 7 डैश, और अगर किसी को ना पता चले तो वैलेंसी तो सारी जनता को पता है 1357, ठीक है जी। सेंट्रल जनरली बड़ा होएगा, x इज ग्रेटर देन x डैश साइज में, तभी तो बना पाओगे बच्चे। सेंट्रली छोटा हो गया तो बना कैसे पाओगे। x इज हेलोजन ऑफ लार्जर साइज, x डैश स्मॉलर, x इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऐसे बोल दो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव, साइज बड़ा हो गया ना। As the ratio between radii of x and x dash increases, number of atoms, अब देखो मेरे को नहीं फालतू की बकवासी लगती है, आपने एक बात लिख दी बस, क्या कि x का साइज बड़ा है, सेंट्रल का साइज बड़ा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो मोर एटम्स को एकोमोडेट कर सकता है, तो ये सब लिखने की नीड नहीं है, रेशो ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ भी लिखने की नीड नहीं है आपको। नाउ दस आयोडीन का हेप्टाफ्लोराइड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ठीक है बिल्कुल, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हेलोजन है सराउंडिंग में, IF7 शुड है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एज द रेशियो ऑफ रेडियाई बिटवीन I एंड F शुड बी मैक्सिमम, तो जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ेगा, रेडियस का डिस्टेंस बढ़ेगा, रेडियस का रेशियो बढ़ेगा, उतना ज्यादा नंबर एकोमोडेट कर सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो आप कि अगर आपको इफ जनरल फॉर्मूला आपके पास x x n डैश है, ठीक है जी, क्लियर, अगर रेशियो ऑफ x बाय x डैश इंक्रीजेस, देन n भी उसके साथ साथ में क्या करेगा, इंक्रीज, ये तो ठीक है। अब Yes. बोलो भाई। Yes. Yes, sir. चलो, अब देखो इसका प्रिपरेशन मेथड देखकर आपको खुद ही हंसी आने लगेगी। जिसने CLF बनाना है वो 1:1 रेशो ले लो, वन इज टू वन रेशो ले लो। जिसको CLF3 बनाना है वो क्लोरीन का अमाउंट बढ़ा दो, ठीक है जी, और सिमिलर एक्ट इसके पैरेलल में कर डालो, क्लोरीन का रिएक्शन आयोडीन से,
1:1 का रेशो है, 2 ICL बन गया। और अगर 3 क्लोरीन आयोडीन के साथ 2 ICl3 बन गया। बस ये इसको एक्सेस दे देना। मेरे ख्याल में तो समझ ही गए होगे आप लोग, नहीं? Yes. Yes, sir. और इसकी जगह पे अगर आप ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन, तो BrF3, ये वही एक्सेस ही लेना पड़ेगा इसको भी। और अब एकोमेंडेशन बढ़ती जा रही है। लार्जर हो गया ना सेंट्रल का साइज, Yes, sir. सेंटर का साइज लार्ज हो गया ना। पिछली वाली जो हमने लिखी थी ना वो रेशो वाली बात, वो यहां ट्रू हो जाएगी। लो जी, आपको हाइब्रिड स्टेट तो निकालनी आती है ना VMCA से, Yes. Yes. पक्का? Yes. देखो, Na हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, केमिकल बॉन्डिंग में जा रहा हूं एक बार मैं, ठीक होगी बात? V प्लस M माइनस C प्लस A डिवाइडेड बाई 2। V4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मान लो किसी को कंपाउंड मिल गया IF3, तो I का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और मोनो वेलेंट एटम्स 3, चार्ज वार्ज कुछ है नहीं, तो 10/2 5। अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 आ गए, Yes. तो हाइब्रिड स्टेट उससे आपके पास, मैं लिख के बता रहा हूं, 2 से शुरू करके 3 से 4 से 5 से 6 से 7 तक, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। कभी sp4 सुना है? sp4 No, sir. क्यों? 3 orbitals. क्योंकि P में 3 होते हैं। हाँ, p ऑर्बिटल्स का नंबर सिर्फ और सिर्फ 3 ही है, ठीक होगी बात? अब IF7 आप खुद डिसाइड कर लो। sp3d3 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, sp3d 6 आ गया। sp3d2, वो sp3d3 बोल रहा था अवनीत। 5 to 7 अच्छा, तूने मतलब एडवांस चल रहा है? सर गलती हाँ, ऐसे बोल ना, कहता IF7 गलती है तो गलती है। मुझे लगा तू एडवांस चल रहा है, अपडेटेड वर्जन आ गया तेरा। sp3d3 sp3d3। अब आपको VSC PRTC बता दूं, sp3d के लिए अच्छा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने आते हैं ऑन द सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखो, फिर जितने इसने बॉन्ड बना रखे हैं ओरिजिनल वैलेंसी लिखो। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंसी है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो कोई बताएगा IF3 में कितने लोन पेयर्स है I पे? IF3 पे कितने लोन पेयर्स हैं I पे? 2 yes समझ में आ गई क्यों? yes I आउटरमोस्ट 7, F3 -3, minus 4/2, 2 लोन पेयर आ गए इसके ऊपर ना। तो अगर किसी की हाइब्रिड स्टेट, ध्यान से सुन लो भाई, sp3d3 हो, सारे के सारे उसके पास बॉन्ड पेयर्स हो, लोन पेयर हो ही ना, तो रेगुलर ज्योमेट्री वाला होएगा आपका फेवरेट PCl5। आपका फेवरेट PCl5। अगर बॉन्ड पेयर 4 हो, लोन पेयर 1 हो,
तो वो सीसो होएगा, आपको याद ही है। SF6. SF4 आपको पता 4. चल गया, आपका फेवरेट डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल फोल्डेड स्क्वायर। तो एक लाइन बोलनी थी आपको यहां पर, जब भी एक लोन पेयर हो, you should arrange that lone pair on the maximum distance as well as minimum repulsion। लो जी, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, तो शेप कैसा होएगा, टी। लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, तो शेप कैसा होएगा, लीनियर। मैं फिर आपसे कह रहा हूं sp3d हाइब्रिड स्टेट के अंदर, sp3d हाइब्रिड स्टेट के अंदर आपको अपने लोन पेयर्स, ये ClF3 है, इक्वेटोरियल पे अरेंज करने हैं। क्यों Yes. अरेंज करने हैं? वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस है और मिनिमम रिपल्शन को। बच्चे 120 और 90 तो एंगल है ना पुत्र, तो 120 वाला मतलब दूर दूर है और 90 वाला पास हो गए, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको कहां अरेंज करके आओगे? Equatorial. बिल्कुल ठीक है जी, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, ये लो जी जस्ट ऑपोजिट, ये कैसा हो गया, लीनियर, ये XCF2 हो गया है। क्योंकि मैंने इस पे इसलिए जोर मारा है, जैसे क्लोरीन का बेसिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट था ना, वैसे ये जो टेबल लिखी हुई है बोर्ड पे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इंटर हैलोजेंस की। क्योंकि पेपर में ना वो दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर लेगा, केमिकल बॉन्डिंग एज वेल एज पी ब्लॉक। सीधा सीधा आपको मॉलिक्यूल लिख के देगा भी ClF3 का शेप बताओ, IF3 का शेप बताओ, BrF5 का शेप बताओ, तो बस हाइब्रिड स्टेट निकालना और आंसर दे के आ जाना। अभी मैंने एक लॉजिक बताया, sp3d का लोन पेयर कहां सेट होना चाहिए। sp3d का लोन पेयर सेट होना चाहिए इक्वेटोरियल पे। जब तक sp3d का लोन पेयर सेट होना चाहिए इक्वेटोरियल पे, जब तक उसका नंबर 3 नहीं हो जाता, चौथा आएगा ही नहीं कभी भी। लो जी, टेबल पे ध्यान दे लो एक बार, ये x1 डैश है, ClF, BrF, IF, Br, Cl, ICl, XX3 है, यहां तक ClF3, BrF3, IF3, ICl3, ये XX5, IF5, BR5, ClF, ये I7 है। और अभी हाइब्रिड स्टेट निकालना आपको फॉर्मूला बता दिया, V प्लस M माइनस C प्लस C। C का मतलब कैटायनिक चार्ज है और A का मतलब एनायनिक चार्ज है। लो जी, टी शेप टी शेप टी शेप टी शेप, और ये हाइफन, और मैं तो मानता हूं कि लीनियर शेप लिख दो, क्योंकि डायटोमिक बाय डिफॉल्ट ही लीनियर हो जाएगा। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, और ये पेंटागनल बाय पिरामिडल। अब देखो, ये कलरलेस गैस, पेल ब्राउन गैस, ये डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली गैस, क्लियर। यहां के बाद जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ा, ये फिर सॉलिड होने शुरू हुए। फिर कलरलेस गैस, फिर ग्रीन लिक्विड, पाउडर, सॉलिड। देखो ना एक सीक्वेंस आ रही है, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता जा रहा है ना, फिजिकल स्टेट में ग्रेजुअल चेंज आ रहा है। अब जनरली बच्चा कहेगा इसको याद करना है, ये याद करना बड़ा मुश्किल है। तो ग्रेजुअल चेंज है, बस रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, बस ये बातें थोड़ी बहुत याद रखनी है जो अगले पेज पे आ रही हैं। Sir, बोलो जी, alpha form, beta form क्या अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म मतलब? टेबल में sir? किस जगह लिखी है? IC. मेरे को दिख नहीं रही, या फिर तुझे ज्यादा दिख रही है, पता नहीं कहां लिखा अल्फा बीटा। ICL में sir. To be red ICL, solid. वो तो यार, वो तो ऐसे मानना, सुन बात को ध्यान से, किसी भी क्रिस्टल के दो या दो से ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसको एलोट्रोपी बोलते हो आप लोग। Yes sir. वो तो कोई बहुत बड़ा बोधर है नहीं ना। ICL का रूबी रेड सॉलिड और ब्राउन रेड सॉलिड तो एलोट्रोपी हो गए। तो अपनी जगह ठीक, मैं अपनी जगह ठीक, बिल्कुल ठीक है, एलोट्रोप्स हो गए ना बच्चे।
हो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे यहां एक टर्म लगती है आइसोमोर्फस, एलोट्रोपी उतना अच्छा वर्ड नहीं है इसके लिए ना, एलोट्रोपी इनके लिए अच्छा वर्ड नहीं है, कंपाउंड्स के लिए अच्छा वर्ड होता है आइसोमोर्फोलॉजी, आइसोमोर्फस। कोवलेंट है, हाँ भाई कोवलेंट ही होंगे और क्या होंगे, क्योंकि सारे के सारे तो नॉन मेटल्स हैं। कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नेचर वाइज कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड पीछे बताई था आपको, इसको लिखने की नीड नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में एक स्टेटमेंट आया था। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इंटरमीडिएट है, जिनसे मिलकर बने, जिनसे मिलकर बने, intermediate between those of constituent halogens except that their mpbp are higher little than expected। और रिएक्टिविटी की बात कर लूं अगर मैं, इसका भी एक स्टेटमेंट बनता है, मोर रिएक्टिव, किससे मोर रिएक्टिव, जिससे ही बनते हैं, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन तो अपने आप में ही कमाल है, आपको पता ही है, लोन पे रिपल्शन लगते हैं डेंजरस वाले, क्यों जी। Yes. Yes, sir. अब इसके बाद ना इन्होंने एक बात बोली है, Sir, केमिक, हाँ जी, previous slide. Done. Done. चलो। The chemical reaction can be compared with the individual halogen. In general, interhalogen compound are more reactive, पीछे लिख चुका हूँ, except fluorine. This is because XX dash bond is in interhalogen is weaker bond, पीछे लिख सकते हैं, due to weak bond। हम अलग से लाइन क्यों बनाई, फ्लोरीन को छोड़ दे तो ये जिनसे बने उनसे ज्यादा रिएक्टिव है, ड्यू टू वीक बॉन्ड। ठीक है जी, अलग से लाइन नहीं बनाई मैंने। ऑल दीज अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, और मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, हाइड्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता। मान लो ClF लेके बैठे हो आप, पानी डाल रहे हो आप, तो आपको पता है प्लस कौन है क्लोरीन, माइनस कौन है फ्लोरीन, तो Cl के पास क्या जाएगा OH, F के पास कौन जाएगा H, तो ये बाद में नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ VSEPRT। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि XX3 T है, XX5 स्क्वायर पिरामिडल है, XX7 पेंटागनल बाइपिरामिडल है। अगर इस पे भी किसी को ऑब्जेक्शन हो तो मेरे से बात कर लो, No. ये आपको पढ़ना है भाई अब एज होमवर्क। टी शेप बताएगा पक्का है वो तो, ये भी एज होमवर्क ले लो, करते हो कि नहीं करते हो आपको पता होगा, लेकिन करना चाहिए मेरी ओपिनियन में। लो जी, आपका फेवरेट ग्रुप आ गया है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। पहली बात, ग्रुप 18 में कितने मेंबर्स हैं, हीलियम, नियोन, Ar, Neon. Kr, Xc, हेरिडोन, और सारे के सारे ऑल दीज आर गैसेस केमिकली अनरिएक्टिव। और पता सबको है क्यों अनरिएक्टिव है, Stable. Completely filled स्टेप, out. बिल्कुल ये दोनों आंसर ठीक थे, ड्यू टू फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें तो कुछ है ही नहीं, 10 मिनट का काम है, आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है आप कितना इस पे जोर मारते हो मेरे साथ। नंबर 2, अकरेंस की बात कर ले,
मैंने सिंगल सिंगल वर्ड पढ़ा है, अभी आपको अकरेंस तक भी पढ़ाई है, जिससे कम से कम एटलीस्ट बच्चा ये नहीं कहे कि एनसीईआरटी भी कंप्लीट नहीं होती। एनसीईआरटी मेरे लिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक इन सब की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको भेज दिए थे साथ में इसके, वो आपने किए कि नहीं किए आपको ही पता होगा, क्योंकि एग्जीक्यूट तो आपने करना है ना बच्चे। अकरेंस की बात कर रहा हूं, ऑल दीज गैसेस एक्सेप्ट रेडोन एंड, ये ओग्निसोन है, ओजी 118 नंबर पे आती है। ऑल दीज गैसेस एक्सेप्ट रेडोन एंड ओग्निसोन अकर्स इन द एटमॉस्फेयर, सारी एरोजेंस भी बोलते हैं इनको। देयर एटमॉस्फेरिक अबंडेंस इन ड्राई एयर इज अप्रोक्स 1% है, क्लियर। एक तो रेडोन है ये, और एक ओजी है, ओजी नॉट इन एटमॉस्फेयर, बाकी सब हैं। और उसमें से एआर जो है ये मेजर कंपोनेंट है। हीलियम एंड समटाइम्स नियोन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ओरिजिन, जिससे आपके पास है पिच ब्लेंड, PIT CHBlENDE, MONAZITE मोनेजाइट, CLEVEITE, क्लियर है। ये सब रेडियोएक्टिव मिनरल्स हैं। और आपको इतना पता होगा कि जो भी रेडियोएक्टिव मिनरल होंगे वो अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ हीलियम गैस हो सकते हैं। The main commercial source of helium is natural gas. Xenon and radon are the rarest element of the group. Xenon and radon are the rarest element of the group. Xenon and radon. Radon का नाम तो पहले भी लिख चुका है वो। Radon is obtained as a decay product of radium. हीलियम निकला तो यहां से भी हीलियम निकल आएगी, और ये आप अपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ चुके हो। ओग्निसोन 118, कुछ तो बोलना बनता है, नई एनसीईआरटी है। हैज बीन सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड बाय द कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम, 98 पे आता है कैलिफोर्नियम, उस पे कैल्शियम, इन दोनों का कोलिजन हुआ है। 98 CF, अगर पेपर सेटर को नया क्वेश्चन बनाना होगा ना तो नई एनसीईआरटी से ये बनाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी नहीं आया होगा पेपर में, कभी भी नहीं आया होगा। और देखो कैल्शियम का भी इसने क्या यूज किया है, 48, खतरनाक नहीं है? पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा। Yes. 9817, हाँ बिल्कुल 48 यूज किया है, सोचो, क्योंकि सोचो न्यूटन प्रोटॉन रेशियो कितना बिगड़ गया। अरे कैल्शियम का तो 40 होता है भाई, है? तो मुझे लगता है वो कुछ ऐसा पंगा ले सकता है तुम्हारे साथ में ना। चाहे वो बैलेंस करनी सिखा दे, चाहे वो एक मिस करके दूसरा लिख दे, कुछ भी ऐसा। एविडेंस है ना उसके पास कि मैंने तो एनसीईआरटी में रखी थी, आप ही ने देखी नहीं। ओग्निसोन का सिंबल आपको पता ही है, OG। वो छोटे होते तुमने वो देखे होंगे ना, छोटे छोटे वो सीरियल आते, उसमें एक आता था ओगी, कॉकरोच। हरमिलन को छोड़ के सबने देखे हुए, क्यों भी हरमिलन? ओगी देखा नहीं कभी? देखा। कॉकरोच, हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता ना देखा हो। और ज्यादा किसने देखा है? भाविका ने सबसे ज्यादा देखा हुआ कहती। क्यों भी भाविका, यस और नो? ओल तुरी, इसने देखा ही नहीं, इसने वो देखा होगा क्या कहते हैं उसको, सिंचैन। तो OG, ओ क्या, ये क्या कह रहा है आयुष? शिनचैन सबने देखा होता है। हाँ वो सबने देखा है, उसकी गंदी सी आवाज है कितनी। सबसे गंदी आवाज उसी की है। हाँ जी, ओग्निसोन है सिंबल OG, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, OG। एटॉमिक नंबर 118 पीछे हो चुका है। एटॉमिक मास 294, देखा आपने ना, ये स्पेशल पैराग्राफ बना के छोड़ रहा है, मोस्कोवियम से लेकर आगे तक, लिवरमोरियम से लेकर आगे तक, सबके लिए एक एक पैराग्राफ बना के छोड़ रहा है नई एनसीईआरटी में, ठीक है जी। और आउटर सबको पता है 7s to 7p6 ही होएगा। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ OG हैज बीन प्रोड्यूस्ड, हाफ लाइफ ओनली 0.7 मिलीसेकेंड्स, बना और खत्म। मेनली प्रेडिक्शन अबाउट इट्स केमिस्ट्री हैव बीन मेड, क्लियर है। कुछ खास इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा जो 0.7 मिलीसेकंड में खत्म ही हो जाना जिसने। अब मैं अगली टेबल पे जा रहा हूं जो आपके लिए
वेरी वेरी यूजफुल है, और मुझे लगता है इसको पढ़ने के बाद आपका चैप्टर वैसे ही खत्म हो जाना है चैप्टर, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री तो बन नहीं पाएगी ना ज्यादा, इनकी केमिस्ट्री तो ज्यादा बन नहीं पाएगी। तो सुनो, एटॉमिक नंबर लगातार क्या कर गया, इंक्रीज, एटॉमिक मास लगातार क्या कर गया, इंक्रीज, इनको याद थोड़ी करना होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इसने गड़बड़ घोटाला किया है, बाकी सबका S2P6 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 चल रहा है। एटॉमिक रेडियस की बात कर दूं तो लगातार विदाउट एनी एक्सेप्शन बढ़ती जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो लगातार टॉप टू बॉटम घटती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो खास बात पता है क्या है, पॉजिटिव है। दे अपोज, इलेक्ट्रॉन जुड़ना बहुत मुश्किल है, वेरी 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 डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रॉन जुड़ना वेरी 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 डिफिकल्ट है। ठीक है जी। डेंसिटी गैसेज है तो पावर माइनस ही होनी थी, यानी 0.00 में आ रही है। तो वैसे जनरल बात करें -4 -4 -3 -3 -3, तो जो ट्रेंड बोल रहा है वो इंक्रीज करती जा रही है मोलिकुलर वेट बढ़ने से। एमपीबीपी बिना एक्सेप्शन के बढ़ते जा रहे, साइज बढ़ने से। एटमॉस्फेरिक कंटेंट अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा एआर ही दिख रहा है आपको धांसू लेवल पे, 0.934% बाय वॉल्यूम। अप्रोक्सीमेट 1% लिखा था ना पीछे टेबल में, 1%। अब थोड़ा आपने मेहनत करनी है, अब मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, 1 मिनट में इन चारों पॉइंट्स पे मुझे वेरीफाई करके बताओ यस है नो है। 1 मिनट से पहले मत बोल देना कोई, 10 सेकंड में हाँ जी ओके है, बिना पढ़े पढ़ना है प्रॉपरली। हाँ भाई, Yes. Yes. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. श्योर है आप? Yes. चलो, नोबेल गैसेस के बीपी बड़े कम है क्योंकि ये मोनोएटमिक है, कोई इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज्यादा आ नहीं पाएंगे, वीक डिस्पर्शन या लंदन फोर्सेस ही हैं, इसलिए इनको लिक्विफाई करना बड़ा आसान है। वैसे तो कह रहे हैं जी कोई केमिस्ट्री है ही नहीं इनकी। इन जनरल नोबेल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव, देयर inertness to chemical reactivity is attributed to following reasons. Noble gases helium have completely filled configuration valence shell. They have high ionization enthalpy, more positive electron gain enthalpy. इस वजह से ये अनरिएक्टिव हो गए हैं। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। दूसरी बात, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरी बात, पॉजिटिव डेल्टा एच इजी। क्यों जी? Yes. Yes. चलो, अब थोड़ा सा इस तरफ बढ़े। Reactivity of noble gases has been investigated occasionally ever since their discovery, but all attempt to force them to react to form the compound were unsuccessful to quite a few years. In March 1962, ये हमारे सिनॉप्सिस में भी है, ये भाई साहब है नील बार्टलेट। सोचो कितनी लेट डिस्कवरी हुई है इनके कंपाउंड्स की। क्लियर? अब ये कहां था? यूनिवर्सिटी ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया ऑब्जर्व्ड द रिएक्शन ऑफ नोबल गैसेस। फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर किया भाई साहब ने?
उन्होंने पहले प्रिपेयर किया ऑक्सीजन, रेड कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन O2 प्लस PTF6। ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और उसी को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जिस कलर में लिखा है उसी कलर का कंपाउंड है। अब उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन का O2 प्लस बनाया जा सकता है, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी O2 से O2 प्लस पहुंचने में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, अगर आप मेरे को सुन रहे हो, 1175 किलो जूल पर मोल है। तो जिनोन का इलेक्ट्रॉन निकालना, इसका खर्चा तो और कम है, इसका खर्चा तो और कम है। O2 से O2 प्लस जाए तो सोचो ना कि O2 का कंपाउंड बन रहा है तो जिनोन का तो बनेगा ही बनेगा। 5 किलो जूल का खर्चा तो कम ही है ना। तो इन्होंने वेरी फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द जीनोन तैयार कर लिया विद PTF6, जीनोन 1 PTF6 माइनस। He made effort to prepare same type of compound with the genome and was successful in preparing another red colored compound Xc plus PTF6। ये भी रेड कलर कंपाउंड ही था। By mixing PTF6 and genome, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है, after this discovery a number of genome compound mainly with most electronegative, बच्चे वो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी ना उनकी, ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ये कैपेबल टू अनपेयरिंग द इलेक्ट्रॉन है। कुछ बातें ऐसी जो एनसीईआरटी लिखती नहीं एक्सप्लेनेशन मोड में, वो आपको समझना पड़ेगा, जिससे इनऑर्गेनिक याद करनी आसान हो जाएगी। फिर इनके कंपाउंड बनने शुरू, XeF2 भी बन रहा है, XeF4 भी बन रहा है, XeF6 भी बन रहा है, XeOF2 भी बन रहा है, XeO2F2 भी बन रहा है, XeO3 भी बन रहा है, XeO4 भी बन रहा है, सब बन रहे हैं। After the discovery, a number of genome compound mainly with most electronegative elements like fluorine, oxygen have been synthesized। कंपाउंड ऑफ क्रिप्टन वगैरह बहुत कम है। KrF2 पता है हमें, ओनली द डाइफ्लोराइड KrF2। रेडोन वेडोन के कोई कंपाउंड हमें नहीं पता है। बट ओनली आइडेंटिफाइड RnF2, उसके साथ ही लिख सकते हो आप लोग RnF2। By the radio tracer technique, no true compound of Ar any helium। इलेक्ट्रॉन निकालने बड़े मुश्किल है, आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी जबरदस्त है इनकी। क्लियर है? हीलियम का, नियोन का, Ar का, 2 नंबर का, 10 नंबर का, 18 नंबर का, कोई भी ट्रू कंपाउंड है ही नहीं। अब जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स आपके सामने लिख रहा है वो, जिनोन फ्लोरीन, जिनोन एक्सिस में 400 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, 1 बार प्रेशर है, XeF2 सॉलिड बन जाना है। जिनोन फ्लोरीन 600 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, अनपेयरिंग इजी हो जाएगी, प्रेशर और बढ़ा दिया, अनपेयरिंग इजी हो जाएगी, अगर आप मेरी बात को समझते हो तो। उसके बाद उसने पता क्या किया, रेशो में फ्लोरीन और बढ़ा दी उसने। लेकिन जब उसने फ्लोरीन बढ़ाई ना, तो इस बार टेम्परेचर तो उसने डाउन किया, लेकिन प्रेशर जबरदस्त कर दिया, जिससे अनपेयरिंग थोड़ी सी और आसान हो गई। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन को देख के आपके समझ में आ सकता है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर द XeF6 देन कैपेबिलिटी ऑफ अनपेयरिंग वाली कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेंगी, कैपेबिलिटी ऑफ अनपेयरिंग की कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेंगी।
Yes. जिनोन F6 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय, MOP चल रहे थे, XCF4 का भी फर्दर O2F2 जिसको फ्लोरिनेटिंग एजेंट बोला था अगर आपको याद हो तो, उससे भी बना सकते हैं। XCF2, XCF4, XCF6 कलरलेस, कोई ऐसी वजह ही नहीं है इनमें कलर आए, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं इनके अंदर। 298 पे सबलाइम, और ऐसी कोई वजह भी नहीं है कि खतरनाक स्टेबल हो। जबरदस्ती आपने अनपेयरिंग करवाई है इनकी। ये कंपाउंड कहां बनाते थे यार? दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, अनस्टेबल है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट होना ही है ये सारे के सारे। Yes. जब आप किसी भी लाइन को लिखो ना तो उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे स्पेशली बने हुए तो अनस्टेबल है, इसीलिए फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। और आपको एक बात बताई थी मैंने कि ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस डिसप्रपोर्शनेशन, सॉरी, ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। तो यहां मेरे पास हुआ क्या, उसने कहा दे आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर, क्योंकि अनस्टेबल है ना। XCF2 लिया मैंने, वाटर लिया मैंने, हाइड्रोलिसिस हुआ क्योंकि अनस्टेबल है। तो इस रिएक्शन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि यहां जिनोन का ऑक्सीडेशन नंबर बदला ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस। इसने हाइड्रोलिसिस के ट्रेंड को, क्योंकि कोई भी टीचर क्लास में हमेशा बोलता है ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी इस लाइन को हमने यहां क्या किया, एक्सेप्शनली देखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर सेटर को इसका क्वेश्चन मिल जाएगा कि जिनोन का हाइड्रोलिसिस दे देगा, और जिनोन हाइड्रोल कारण है ना बच्चे, जिनोन का कंपाउंड क्यों बनना चाहेगा मुझे बताओ ना। जिनोन का कंपाउंड तो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन बनाया आपने। द स्ट्रक्चर ऑफ 3 जिनोन फ्लोराइड्स, लो जी एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में XeF2 लिख लेते हैं, XeF4 लिख लेते हैं, XeF6 लिख लेते हैं। आपसे हाइब्रिड स्टेट के बारे में पूछ लेते हैं। ये मैंने बता दी। अब इनका शेप पूछ लेते हैं। 3 लोन पेयर होंगे जब, तो लीनियर ही होएगा sp3d, Yes, sir. Linear. और XeF4 तो स्क्वायर प्लेनर है। Yes. अच्छा एक बात बताओ, कभी सुना हो कि अगर sp3d2 के अंदर 2 लोन पेयर आ जाए, sp3d2 में 2 लोन पेयर आ जाए, वेयर शुड बी प्लेस्ड इट? चलो, ऑपोजिट, जो हेक्सागोनल बनेगा ना उसके Yes. किन्हीं भी 2 ऑपोजिट कॉर्नर पे, जिससे वो स्क्वायर प्लेनर बन जाना है। अगला तो XeF6 है, ये PMT में ऑलरेडी आ चुका है, तो इस पे स्टार बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट वाला। और ये आपके पास जो शेप स्ट्रक्चर है, ये आपके पास डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इट इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये पीएमटी ने पूछा था इसी चैप्टर से, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इट इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। Yes. Xenon fluorides react with fluorine ions acceptor to form cationic species and fluoride ion donor to form fluoroanions। देखो सिंपल है ना, अगर कोई भी फ्लोराइड एक्सेप्ट करेगा तो एनायन ही बनेगा, और कोई फ्लोराइड डोनेट करेगा तो कैटायन ही बनेगा। तो मान लो आपके पास XeF2 है और ये PF5 से रिएक्शन कर रहा है,
तो मान लो इसने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो कीटायन और इसका पड़ोसी PF5 से PF6 बनाकर एक आयनिक कंपाउंड बना लेगा। सिमिलरली XCF4, अगर तुम लोग इसको स्मार्टली हैंडल करो तो ज्यादा समझ में आएगी बात। ये डोनर बना तो XCF3 प्लस और इसका पड़ोसी, क्योंकि SBF6 नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, 6 वैलेंसी तक जा सकती है इसकी एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से। और मान लो कोई फ्लोराइड का डोनर आ गया मेटल फ्लोराइड टाइप से, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में NaF ले लो मान लो यहाँ, तो ये डोनेट करेगा, तो ये एक्सेप्ट करेगा, XCF7 माइनस बन जाना, M की जगह NaCl NaF CF2 इस टाइप से ले सकते हो ना। ये फर्स्ट वाले मेटल ले लो। लेकिन ये लाइन क्या बनी, लाइन ये थी कि जो तुम्हारा जिनोन का फ्लोराइड है वो अगर फ्लोरीन डोनेट करे, फ्लोराइड डोनेट करे तो प्लस हो जाएगा, एक्सेप्ट करे तो माइनस हो जाएगा। लो जी, ये लीनियर बता दिया था, स्क्वायर प्लेनर बता दिया था, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ये भी बता दिया, स्क्वायर पिरामिडल डन, पिरामिडल डन। ये XeO3 इन सबके शेप है। चाहो तो एक टेबल और बना देते हैं। जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, तो XeO3 XeO4 दोनों के दोनों sp3, ये अमोनिया जैसा पिरामिडल तरीका आपको बता दिया था। और ये भाई साहब कैसे हैं जी, टेट्राहेड्रल। yes XCF4 का हाइड्रोलिसिस, मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इनके हाइड्रोलिसिस। तो पता है क्या हुआ, ये जो XCF4 है ना बच्चे, इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाया आपने, ठीक है, बहाना ले लिया ना इसने क्या कि मुझे XeO3 बनाना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 था। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी बात पे अभी भी अड़ा हुआ हूं। कौन सी बात पे, कि जो तुम्हारे पास हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होंगी वो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता, yes लेकिन ये XCF2 XCF4 XCF6 की रिएक्शंस यूनिक है। तो पेपर वाले का ध्यान इस पे जाएगा ही जाएगा कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, पहले वाले में तो आपने देखा रिडक्शन हो गया, इसके yes अंदर sir आप और जबरदस्त बात देखोगे, डिसप्रपोर्शनेशन हो गया। तो पेपर वाले का दिमाग इस पे टिकता है। XCF6 भी ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। पहले वाले में क्या हुआ था, रिडक्शन, अगले वाले में क्या हुआ, डिसप्रपोर्शनेशन। क्लियर। और ये भाई साहब धीरे धीरे करके अपने आप को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में यहां इनके चेंज आ नहीं रहा। ये हमारी पुरानी बात लग गई। तो सीक्वेंस बना लो ना बच्चे। अगर आपके पास XCF2 है तो रिडक्शन हुआ, XCF4 है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, XCF6 है ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस कुछ नहीं हुआ। yes बोलो भाई। yes XCO3 कलरलेस है, एक्सप्लोजिव सॉलिड है, पिरामिडल मैंने बता ही दिया आपको। XCO4 कलरलेस है, वोलेटाइल लिक्विड, ये स्क्वायर, वो तो अब शेप तो आप निकाल ही लोगे खुद ही ना हाइब्रिड सेट निकाल कर, लेकिन मैं इसको बड़ा सेंसिटिव जोन मान के चलता हूँ, पेपर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। sir last slide एक सेकंड रुक जा बेटा। thanks sir देखो ये कितना अच्छा, डज द हाइड्रोलिसिस, मतलब इसको शक है कि डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF लीड टू द रिडॉक्स, आपका आंसर है नो। yes
यूजेस पे थोड़ा आपने काम कर लेना अब। Yes. काम खत्म। सिंगल सिंगल लाइन पढ़ लिए, यूजेस बस एक ये यूजेस छोड़े हैं मैंने ना। Yes. तो कल हम सरफेस शुरू करेंगे। अब एक काम करना, ये आपके पास ना क्वेश्चन पहुंचे हुए हैं, ये पीएमटीज के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज पेरोक्सी लिंक? दो होते हैं, H2SO5 और H2SO8। तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, सीधा सीधा आंसर आ गया मार्शल एसिड। Yes. कर लोगे ना? Yes. देखना इसको, कार्बन मोनो न्यूट्रल, इससे मैच कर गया, ए के साथ में 2, सीधा सीधा आंसर, बाकी पढ़ना ही मत। पीएमटी Yes. क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। एक के साथ। और कुछ समझ में आ रहा हो? जैसे ये एसिडिक होता है Cl2O7, इसको एसिडिक से मिला दो तो डी के साथ में 3, डी के साथ में 3, एक ही मैच कर रहा है, आंसर आ गया। एक के साथ 4, वो भी एक ही। हाँ हाँ, एक से जाता है, एक से जाता है। और कुछ याद आ रहा हो? Al2O3 एम्फोटेरिक है, कुछ तो याद आएगा पेपर में। Yes. नहीं तो फिर पेपर में बैठने जाएंगे, कुछ तो याद आएगा यार, ऐसे तो बिल्कुल ही नील बट्टे सन्नाटा है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, जिसे नोबेल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ, कर लेना आप लोग, ठीक है। अभी मेरा टाइम हो गया ना, 4:06 हो गए, अगली क्लास में जाना है, Thank you, sir. ठीक Thank है। you, sir. सरफेस करेंगे Thank कल you. से भाई। Thank you.